घुटना घिसना और घिसने के बाद अगर उसमें दर्द आ रहा है, उसमें इन्फ्लेमेशन हो रहा है, तो उसे आर्थराइटिस कहते हैं। तो मतलब एक उम्र के बाद अगर जो हम नेचर के हिसाब से चलें तो हर घुटने में आर्थराइटिक चेंजेस दिखेंगे। ओवरवेट आपको प्रीडिस्पोज कर देता है, मतलब आपके लिए एक वो एनवायरनमेंट बना देता है जिसमें घुटने का दर्द आ सकता है। पर ये ज़रूरी बात नहीं है कि हर मोटे व्यक्ति को या हर ओवरवेट व्यक्ति को घुटने का दर्द आए ही आए, ये ज़रूरी बात नहीं। जैसे अब व्हील अलाइनमेंट हम कार में कहते हैं, अगर वो ठीक है तो कार बढ़िया सी चलेगी। आपकी घुटने की अलाइनमेंट ठीक होगी तो आपकी एक्सरसाइजेस पूरी इफेक्टिव होगी, आपको पूरा फ़ायदा मिलेगा एक्सरसाइज का, और वो अपने आप ग्रीस बनाता रहेगा। और ये ग्रीस उम्र के साथ कम हो जाता है, ये गलत धारणा है। अगर आपकी स्पाइन में कभी पुराना कमर का दर्द, गर्दन की तकलीफ रही हो, सर्वाइकल इशू रहा हो, कुल्हे की कोई तकलीफ हो, या आपके फुट में कोई कंसर्न रहा हो, पैरों में, वो भी आपका दर्द घुटने में आ सकता है। अच्छा। तो हमेशा घुटने का दर्द घुटने की वजह से हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, वो एक रेफर्ड पेन भी हो सकता है। नथिंग कैन मैच ओरिजिनल, ये ध्यान रखिएगा। जो ओरिजिनल नहीं है वो ओरिजिनल है, चाहे कितनी एडवांसेस आ जाए साइंस में, लेकिन कोई भी चीज़ बिल्कुल ओरिजिनल के एट पार नहीं हो सकती। कि जहाँ पे आपने सोचा कि मेरा घुटना घिस गया, ख़त्म हो गया, ये गलत है। एडवांस स्टेज ऑफ नी ऑस्टियोआर्थराइटिस के भी पेशेंट्स पेन फ्री होता है, उनको दिक्कत ही नहीं है। सबसे पहले लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, जिसमें हमने कहा कि एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल से हमने एक नॉर्मल हेल्दी रूटीन में आना है। हर आधे घंटे में आपने पोजीशन चेंज करना है। अगर आप बैठे हैं तो 5-10 मिनट के लिए खड़े हो जाएं या चल लें। अगर आपको लंबा बैठने का काम है फिर वापस आके बैठ जाएं। नमस्कार, सेहतनामा देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। सेहतनामा में आज हम बात करने जा रहे हैं, क्या आपको डॉक्टर ने बोला है कि घुटनों में प्रॉब्लम है, दर्द रहता है और घुटने बदलवाने की नौबत आ गई है, और डॉक्टर कह रहे हैं या हेल्थ एक्सपर्ट आपके कह रहे हैं कि घुटने बदलवाने ज़रूरी हैं, तो क्या घुटनों की सर्जरी से बचा जा सकता है? नी रिप्लेसमेंट सर्जरी से क्या हम बच सकते हैं? डॉक्टर हर्षनीत हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। वेलकम मैम। काफ़ी वक्त बाद हम आपके साथ वीडियोस बना रहे हैं, और आपके ऑलरेडी बहुत पॉपुलर वीडियोस हैं। अगर हमारे दर्शकों ने वो वीडियोस नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, देख सकते हैं। लाखों लोगों ने वो वीडियोस देखे हैं घुटनों के दर्द पर, मसल क्रैम्प पर, और भी बहुत सारे वीडियोस। मैम, बहुत सारे सवाल भी आ रहे थे आपके उन वीडियोस के नीचे, बहुत सारे कमेंट्स भी हैं। आज हम बहुत हॉट टॉपिक हम जिसे कह सकते हैं, शायद बहुत सारे लोगों को सलाह दी गई है कि आपके घुटने बदलवाने पड़ेंगे, और लोग डर जाते हैं घुटने बदलवाने के नाम से। तो क्या बच सकते हैं इससे? अब सबसे पहले हमने ये समझना है कि घुटने में दर्द होता क्यों है। जब आपको उसका कारण समझ आएगा, घुटने के अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं, आधा इलाज तो वहाँ अपने आप ही कर सकते हैं। अब घुटना बनता कैसे है? ये घुटना है आपका, ये आपकी थाई बोन का निचला हिस्सा है। अगर मैं ये हिस्से की बात करूँ तो ये है, और ये निचला हिस्सा है टीबिया बोन। ये फीमर है, ये टीबिया है, और इसके ऊपर एक चपनी होती है, कुछ लोग इसे कटोरी भी बोलते हैं। उसके ऊपर मसल्स हैं, लिगामेंट्स हैं, अंदर मेनिस्कस है। ये सॉफ्ट टिश्यूज़ है जो पूरा घुटने को बनाता है। इसके अलावा ये तो आपने देखा जो कि आम इंसान जानता है, लेकिन इसके अंदर एक नर्व भी होती है। नर्व की बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, और ये नर्व बेसिकली पूरे घुटने का बॉस है। उसको इंस्ट्रक्शंस देगा हर टिश्यू को, चाहे वो बोन हो आपकी, चाहे वो आपका चपनी हो, चाहे आपकी वो मांसपेशियाँ हो, चाहे वो लिगामेंट्स हो, चाहे वो आपका मेनिस्कस हो, किसने कितना काम करना है, कितना भार लेना है, ये सारा इंस्ट्रक्शन ऑलरेडी घुटने की प्रोग्रामिंग है जो बाय नेचर है। और वो प्रोग्रामिंग को एग्जीक्यूट करना, मतलब उसको कितना चलना चाहिए, किसने कितना अपना काम, रोल किस किस स्ट्रक्चर का कितना है, वो सब नर्व उसको गाइड करता है। और अक्सर लोग ये नर्व के बारे में नहीं जानते हैं। इसका मतलब नी का जो काम करने वाला हिस्सा है, जो उसे चलाने वाला बॉस है, वो मसल और हड्डी और जॉइंट का बॉस नर्व है। ठीक है, वो आपको एक्सरे या एमआरआई में नहीं दिखता। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं जो सबसे इम्पॉर्टेंट। अब मैंने ये स्ट्रक्चर्स के बारे में डिटेल में क्यों बताया, क्योंकि कहीं ना कहीं वो नर्व पेन रिस्पॉन्सिबल हो सकती है आपके पेन की। ठीक है, तो जो मोस्ट कॉमन रीज़न है नी पेन का, आर्थराइटिस, जो हम कहते हैं कि घुटना घिस रहा है, डीजनरेशन हो रहा है। अब ये आर्थराइटिस की बीमारी सिर्फ बुज़ुर्गों की या बड़ों की नहीं रह गई है। आजकल ये 20, 30, 40 साल यंगस्टर्स, टीनेजर्स में भी हो रही है। कई लोगों को होता है कि शायद ओवरवेट लोगों को ये बीमारी होती है, नहीं, दुबले पतले लोग हैं उन्हें भी आर्थराइटिस हो जाती है। आर्थराइटिस बेसिकली अगर हम एक मेडिकल टर्म में उसकी डेफिनेशन देखें तो घुटना घिसना, और घिसने के बाद अगर उसमें दर्द आ रहा है, उसमें इन्फ्लेमेशन हो रहा है, तो उसे आर्थराइटिस कहते हैं।
तो मतलब एक उम्र के बाद अगर जो हम नेचर के हिसाब से चलें तो हर घुटने में आर्थराइटिक चेंजेस दिखेंगे। दूसरा कॉमन रीज़न जो दिखता है मोस्ट कॉमनली, कोई लिगामेंट इंजरी हो गई, कोई मेनिस्कल इंजरी हो गई, मतलब ये लिगामेंट है इसमें कोई इंजरी हो गई, आपका कोई मेनिस्कस इंजरी है, या फिर अक्सर ओवरवेट भी। एक ओवरवेट आपको प्रीडिस्पोज कर देता है, मतलब आपके लिए एक वो एनवायरनमेंट बना देता है जिसमें घुटने का दर्द आ सकता है। पर ये ज़रूरी बात नहीं है कि हर मोटे व्यक्ति को या हर ओवरवेट व्यक्ति को घुटने का दर्द आए ही आए, ये ज़रूरी बात नहीं है। और ये भी जानना ज़रूरी है कि दुबला व्यक्ति ये नहीं सोच सकता कि मैं नहीं पेन से बच गया, उससे भी हो सकता है। अच्छा, कई सारे लोगों का कहना है, और ये बात कुछ हद तक ठीक भी है, कि जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, जैसे कि कम काम करना, जिनका लंबा सिटिंग है, तो उन्हें भी ज़्यादा घुटने का दर्द होता है। नहीं, जो ज़्यादा एक्टिव हैं या जो खूब अच्छे से अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मूवमेंट्स रख रहे हैं, उन्हें भी घुटने का दर्द हो सकता है। कहने का मतलब है कि ये घुटने का दर्द किसी को भी हो सकता है, सिर्फ एक पर्टिकुलर रीज़न को लेके हमने उसका डर नहीं मन में बिठाना है कि शायद मुझे इसलिए हो गया है। और एक जो मोस्ट ओवरलुक्ड रीज़न है, जो अक्सर मिस हो जाता है, दैट इज़ पुअर अलाइनमेंट, पुअर फंक्शनिंग, मतलब मैकेनिक्स घुटने की खराब होना। तो हमने एक स्ट्रक्चर के डैमेजेस समझे कि ये रीज़न हो सकता है वेयर एंड टेयर हुआ, घुटना घिसा, डिजनरेशन हुआ। एक हमने देखा कि जो ऊपर से फोर्सेज आ रहे, ओवरवेट है या एक्टिव लाइफस्टाइल है या इनएक्टिव लाइफस्टाइल है, वो जो ग्रीस कम हो जाती है उसी घिसना कहते हैं, कार्टिलेज जो हमने घिसाव बोला है, डिजनरेशन, उसके अंदर एक ये प्रोसीजर है। तो उसमें क्या हुआ, हमारा जॉइंट स्पेस कम हो रहा है, या फिर जो यहाँ पे बोन के ऊपर एक सॉफ्ट लेयर होती है कार्टिलेज, जो उसकी प्रोटेक्शन की तरह काम करती है, वो घिसना शुरू हो रही है। उसके अलावा जो इसके अंदर एक साइनोवियल फ्लूइड घूमता है, जिसको हम आम भाषा में ग्रीस कहते हैं, वो साइनोवियल फ्लूइड बेसिकली घुटने का न्यूट्रिशन है, वो उसको फूड प्रोवाइड करता है। तो वो जो साइनोवियल फ्लूइड है वो जितना बढ़िया बनता रहेगा उतना बढ़िया आपके घुटने की लाइफ रहेगी। और साइनोवियल फ्लूइड को ओरिजिनली बनाना, मतलब मैं अगर बोलूँ जो ग्रीस की हम बात करते हैं, ग्रीस को बनाने के लिए एक्सरसाइजेस सफिशिएंट है, एक्टिव लाइफस्टाइल सफिशिएंट है, हमें एक्स्ट्रा कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है। पर शर्त है कि आपकी अलाइनमेंट घुटने की अच्छी होनी चाहिए। जैसे अब व्हील अलाइनमेंट हम कार में कहते हैं, अगर वो ठीक है तो कार बढ़िया सी चलेगी। आपकी घुटने की अलाइनमेंट ठीक होगी तो आपकी एक्सरसाइजेस पूरी इफेक्टिव होगी, आपको पूरा फ़ायदा मिलेगा एक्सरसाइज का, और वो अपने आप ग्रीस बनाता रहेगा। और ये ग्रीस उम्र के साथ कम हो जाता है, ये गलत धारणा है। अच्छा, ये ग्रीस बनती रहेगी आपके लास्ट ब्रेथ तक, अगर आपकी एक्सरसाइजेस घुटने को बराबर लग रही हैं, अब्जॉर्ब हो रही हैं, मूवमेंट्स आप अच्छी कर रहे हैं, पेन फ्री मूवमेंट्स कर रहे हैं, पेनफुल मूवमेंट्स नहीं। कई बार पेशेंट्स क्या करते हैं, पेन खूब हो रहा है फिर भी वो अपने आप को पुश करते हैं ज़्यादा मूवमेंट्स और एक्सरसाइज करने में, वो नुकसान देगा, फ़ायदा नहीं करेगा। तो कब हमने एक्सरसाइज करनी है, कब नहीं करनी है, वो वी विल डिस्कस जब हम ट्रीटमेंट की बात करेंगे। तो जो 3 मोस्ट कॉमन रीजंस मैंने आपको बताए, इसके अलावा और भी कई रीजंस हैं, जैसे कोई पुराना हील्ड फ्रैक्चर हो, जैसे कई पेशेंट्स बताते हैं कई साल पहले मेरा फ्रैक्चर हुआ था, घुटने में हुआ था, घुटने के ऊपर की हड्डी या नीचे हड्डी में हुआ था, या फिर मेरा घुटना खिसक गया था, डिसलोकेशन हो गया था, तो उसमें लेट कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट रीज़न है, अब जैसे मैं कहती हूँ हार्ट का दर्द जैसे बाह में जा सकता है, किडनी का दर्द कई बार बैक पेन बन जाता है, वो रेफर्ड पेन है। वैसे ही अगर आपकी स्पाइन में कभी पुराना कमर का दर्द, गर्दन की तकलीफ रही हो, सर्वाइकल इशू रहा हो, कुल्हे की कोई तकलीफ हो, या आपके फुट में कोई कंसर्न रहा हो, पैरों में, वो भी आपका दर्द घुटने में आ सकता है। अच्छा, तो हमेशा घुटने का दर्द घुटने की वजह से हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, वो एक रेफर्ड पेन भी हो सकता है, ये सारा कनेक्टेड होता है। ऑफ कोर्स मैम, क्योंकि आप देखिए घुटने में भार, जो घुटना एक वेट बेयरिंग जॉइंट है, भार लेने का उसका मेन काम भार लेना है, ठीक है, और उसमें भार डायरेक्टली नहीं आ रहा है, वो स्टेप बाय स्टेप आ रहा है। हमारी बॉडी का भार मेन स्पाइन लेता है, जो पोल है हमारी बॉडी का, उसके बाद वो भार डिस्ट्रीब्यूट होते फैलते फैलते कुल्हे में आता है, कुल्हे के बाद फिर वो घुटने में आएगा, फिर पैरों में जाएगा। तो अगर घुटने में भार गलत तरीके से पड़ रहा है, ऊपर से ही आपकी अलाइनमेंट कॉम्प्रोमाइज़ है, आपकी स्पाइन के कोई पुराने इश्यूज़ रहे हो, तो ये भी बहुत कॉमन रिसोर्स ऑफ पेन है, जो कि हमें अक्सर मिस हो जाता है, पता भी नहीं होता। अब मैंने आपको बताया वो नर्व जो घुटने को इंस्ट्रक्शन दे रही है, वो नर्व स्पाइन से तो आ रही है, जो आपकी स्पाइन रीढ़ की हड्डी से अच्छा, आम इंसान नस तीनों चीज़ों को बोल देते हैं, मांसपेशी को भी, ब्लड वेसल को भी और नर्व को भी। लेकिन अगर आप मेडिकली देखेंगे तो तीनों स्ट्रक्चर्स डिफरेंट, तीनों का काम अलग अलग है। मांसपेशी मसल्स हैं जो मूवमेंट कराएंगी, ब्लड वेसल्स जो उसको खून और न्यूट्रिशन देगा, और नर्व्स जो सिग्नल देगा, कमांड देगा, और वो नर्व्स जो है वो सारी ब्रांचेस है आपकी स्पाइन की। तो अगर आपकी स्पाइन का कोई इशू रहा हो, या पोस्चरल प्रॉब्लम रही हो, या पुराना कोई स्पाइन की आपकी इंजरी हुई हो,
चांसेस बहुत ज़्यादा है कि वो हो सकता है आज की तारीख में आपको स्पाइन की दिक्कत ना हो, पर वो नी के पेन में बाहर निकल रहा है। कि आपने देखा होगा, सुना होगा कि पेशेंट को हार्ट अटैक आया पर उनको यहाँ कोई तकलीफ नहीं, उनके बाह में तेज दर्द उठा था और डॉक्टर के पास जब पहुंचे तो पता पड़ा इट वाज अ साइलेंट हार्ट अटैक। सिमिलरली घुटने में तेज दर्द आने के वक्त आपने दोनों चीज़ें सोचनी है कि वो लोकल भी हो सकता है, वो ऊपर से भी आ सकता है। ओके। और जो जिनको कभी कभी होता है घुटने में दर्द, कभी कभी चल रहे हैं, सीढ़ियाँ चढ़, अक्सर मैंने बात जो की है सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने में दर्द होता है। कई बार नॉर्मल चल रहे हैं तो नहीं होता, बट पर्टिकुलर कहीं भार जब पड़ता है, दबाव पड़ता है, तब दर्द होता है। फिर तो अब यही तो हमने समझना है कि हम खुद कैसे समझेंगे कि ये दर्द घुटने का है या ये कहीं से रेफर्ड पेन है, ये कहीं और का दर्द आ रहा है जो मेरे घुटने के दर्द में बन रहा है। तो इसमें कुछ सिम्टम्स है जो हमने आइडेंटिफाई करने हैं। सबसे पहले तो ये जो पेन पैटर्न्स होते हैं, खासकर जब वो रेफर्ड पेन होते हैं, तो उसमें पेशेंट बताएगा कि मेरी पिंडियों में भी अकड़ाहट रहती है, या मेरी पूरी लेग में दर्द रहता है, या वो लेटे लेटे बैठे बैठे भी मेरी टांग स्टिफ हो जाती है, या घुटना स्टिफ हो जाता है, अकड़ जाता है। अगर वो सिर्फ घुटने का दर्द होगा तो यूजुअली आपको वो लेटे लेटे परेशान नहीं करेगा। नहीं आएंगे। हाँ, मतलब मैं पहले आपको रेफर्ड पेन के सिम्टम्स बताती हूँ। क्योंकि अगर रेफर्ड पेन आपने आइडेंटिफाई कर लिया तो उसके बाद आपको ये पहचानना आसान हो जाएगा कि ये रेफर्ड नहीं घुटने का है। रेफर्ड पेन जो कहीं और से आ रहा है दर्द, लेकिन घुटने में फिलहाल दर्द हो रहा है, घुटने में वो पूरा, लेकिन उसके साथ वो कुछ और लक्षण होंगे उसके। बिल्कुल लक्षण होंगे। अब जैसे अगर वो रेफर्ड पेन होगा, मतलब मान लीजिए ऊपर स्पाइन, हिप या फुट का आ रहा है, तो जो स्वेलिंग होगी घुटने की, वो आपको अक्सर घुटने के ऊपर वाले हिस्से में यहाँ पे ऐसे पाउच, मोटा पाउच दिखेगा, उभार दिखेगा, या अंदर की तरफ दिखेगा, या लोकल यहाँ का दिखेगा। जबकि अगर वो लोकल होगा तो अक्सर उसमें स्वेलिंग थ्रू एंड थ्रू होती है, फैली हुई स्वेलिंग होती है, वो सिर्फ ऐसे ऊपर के हिस्से में नहीं देगा। ठीक है, कुछ केसेस में रेफर्ड पेन और लोकल पेन का कॉम्बिनेशन भी होता है, दोनों चीज़ें इकट्ठे देखने को मिल सकती है, पर अगेन वो एक डिफरेंट वर्टिकल है। रेफर्ड पेन में अक्सर पेशेंट बोलेगा कि मेरे लिए लेटना और बैठना आसान है, लेकिन बैठ के खड़े होने में मुझे दिक्कत ज़्यादा आती है। ठीक है, जो लोकल नी पेन होगा वो आप कोई भी पोस्चर में हो हमेशा दर्द करेगा, उसकी ग्रेविटी कम ज़्यादा हो सकती है। लेकिन रेफर्ड पेन में स्पेसिफिकली पेशेंट्स बोलते हैं मैं लेटे लेटे बिल्कुल ठीक हूँ, बैठे बैठे बिल्कुल ठीक हूँ, पता नहीं क्या होता है, जैसे ही मैं खड़ी होती हूँ गोडा मेरा जकड़ जाता है, मुझे एक कदम आगे नहीं लेने देता। वो इट कुड बी अ रेफर्ड पेन। ठीक है, दूसरा पेशेंट ये वाले कहते हैं कि मुझे वॉकिंग करने से थोड़ा बेटर लगता है, खड़े अगर मैं हो जाऊँ 5 मिनट या 10 मिनट भी तो मेरा घुटना फ्रीज हो जाता है, मुझे कदम नहीं उठाने देगा। तो ऐसा बहुत लोग के साथ होता है। हाँ जी, किचन में आधा घंटा काम किया और घुटना फ्रीज हो गया। मैम आधा घंटा तो कई बार पेशेंट के लिए ज़्यादा हो गया, वो 5-10 मिनट में परेशान हो जाते हैं। फिर वो कहीं ना कहीं एक स्टूल रखेंगे, कहीं ना कहीं कुछ अपने साथ एक एलिमेंट रखेंगे, या फिर वो काम करने से डरते भी हैं, और एक्चुअली ऐसा होता है। तो वो उसकी वजह क्या होती है? वो रेफर्ड पेन है, वो आपको घुटने का दर्द नहीं है, जो फ्रीज होना है, जो फ्रीज होना है। एक मेनिस्कल इंजरी होती है जिसमें नी फ्रीज होता है, पर अभी हम बात कर रहे हैं कि वो मेनिस्कल इंजरी भी जो होती है, जो मेनिस्कस इज लाइक एक गद्दी होती है हमारे घुटने में जो शॉकर की तरह काम करती है। जैसे हमारे शॉकर्स होते हैं ना गाड़ी में, वैसे घुटने में भी शॉकर्स होते हैं। तो ये मेनिस्कस एक गद्दी है, कुशन है। अब ये इसकी इंजरी 2 तरीके से हो सकती है। एक कोई इमीडिएट हो गई, जैसे कोई ट्रॉमा हो गया, चोट लग गई, फ्रैक्चर हुआ, इंजरी हो गई, मांस फट गया है ना, आप गिर गए जोर से, या कुछ किसी ने हिट कर दिया। लेकिन एक डीजनरेटिव मेनिस्कल इंजरी होती है, मतलब उम्र के साथ या ओवरवर्क के साथ या कोई भी कारण हो सकता है जिससे घिस घिस के वो पतली हो गई गद्दी, उसमें भी नी फ्रीज हो जाता है, जिसमें पेशेंट का लॉक हो गया। ठीक है, अब मैंने भी बताया था आपको लोकल नी भी हो सकता है, रेफर्ड भी हो सकता है, और कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। तीनों स्थिति में इलाज क्या करना है, वी विल कम टू द पॉइंट, बट वन शुड आपको एज अ पर्सन आपको आइडेंटिफाई करते आना चाहिए। जैसे मैं आजकल देखती हूँ हमारी जनता बहुत जागरूक हो गई है, मलेरिया को थोड़ा आइडेंटिफाई कर लेते हैं। अगर जॉन्डिस का बुखार है या फिर आपका कोविड का बुखार है तो काफ़ी हम समझदार हो गए कि ये उसका बुखार है एंड हमें इस तरह से उसकी जड़ पे काम करना है। तो सिमिलरली अगर आपकी जड़ आइडेंटिफाई हो गई तो घुटने का इलाज करना बहुत आसान है मैम। घुटना बहुत सिंपल जॉइंट है, कॉम्प्लिकेटेड जॉइंट नहीं है। पर इतना नी रिप्लेसमेंट की जब बात आती है, अब एक्सरे देखा, हाँ जी, डॉक्टर तो एक्सरे कराते हैं और बताते हैं आपके तो घुटने खराब है, अब बदलवाने पड़ेंगे। तो बंदा तो वहीं डर जाता है कि अब तो इसका कोई इलाज ही नहीं है, ये नहीं कराएंगे तो पता नहीं चल भी पाएंगे कि नहीं चल पाएंगे। बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। एक्सरे में बदलाव एक उम्र के बाद दिखेंगे ही दिखेंगे, ठीक है, ये इनएविटेबल है, इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। जैसे मैं इसमें एग्जांपल हमें पेशेंट को समझाती हूँ, बालों की सफ़ेदी, दांतों का घिसना हम नहीं रोक सकते हैं, हम केयर कर सकते हैं, हम उसकी स्पीड को स्लो डाउन कर सकते हैं। वैसे एक उम्र के साथ एक्सरे में चेंजेस दिखेंगे ही दिखेंगे।
कई बार पेशेंट मुझे कहते हैं मेरे एक्सरे में तो वो हड्डी के ऊपर एक टकरा रही है, जॉइंट स्पेस दिख ही नहीं रही है, बिल्कुल उसका गैप खत्म हो गया है। अरे एक एज के बाद आपका वो चीज़ दिखनी ही दिखनी है। मेरे 20 साल के करियर में मैंने ऐसे कई केसेस देखे हैं जिन्हें लेग पेन या कोई और शिकायत थी और कुदरती उन्होंने नी का एक्सरे कराया और नी एक्सरे में उनका ग्रेड 4 ऑस्टियोआर्थराइटिस, मतलब इट्स अ हॉरिबल एक्सरे, मतलब पूरा गोटा ख़त्म दिखता है, कोई नी का दर्द नहीं है, कोई नी पेन नहीं है, ठीक हो गए वो। जब नी पेन है ही नहीं तो ठीक होने वाली बात ही नहीं उठती। ठीक है, तो ऐसे ये धारणा गलत है कि अगर एक्सरे में मेरे बिल्कुल घिसाव ज़्यादा दिख रहा है या बोन के ऊपर बोन रब कर रही है या फिर उसका जॉइंट स्पेस पूरा ख़त्म हो गया तो वो घुटना ख़त्म है, उसमें लाइफ नहीं है। मतलब उसके बाद उनमें सिम्टम नहीं आया कोई भी दर्द का? उन्हें सिम्टम था ही नहीं मैम, वो तो Okay. किसी और परेशानी की वजह से उन्होंने लेग का जैसे पेन आ रहा था उनको या कोई और तकलीफ थी जिसमें उनके एक सेफर साइड के लिए एक्सरे कराया गया घुटने का और घुटने में मेजर डैमेज दिख रहा था। पर वो कहते हैं मुझे घुटने में कोई तकलीफ ही नहीं है, मैं तो बढ़िया सी चलती हूँ, ऊपर भी चढ़ जाती हूँ, मतलब जमीन घुटने अगर घिसे हुए तो भी हो सकता है आपको दर्द ना हो। एग्जैक्टली बिल्कुल सही बात कही है आपने। वो कहते हैं हम तो ऊपर भी चढ़ जाते हैं, हम वज्रासन में भी बैठ जाते हैं, हम तो चौकड़ी बना के भी नीचे बैठ जाते हैं और जबकि आप घुटना देखोगे अंदर से तो खराब घुटना पड़ा है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बात और ये सीक्रेट है, मैं हमेशा आपको बताऊं, दिस इज सीक्रेट ऑफ नी जॉइंट, कि जहाँ पे आपने सोचा कि मेरा घुटना घिस गया और ख़त्म हो गया, ये गलत है। एडवांस स्टेज ऑफ नी ऑस्टियोआर्थराइटिस के भी पेशेंट्स पेन फ्री होते हैं, उनको दिक्कत ही नहीं है। पर जब अगर दर्द भी है, हाँ। कहीं को तो चलने में बहुत दिक्कत होती है और उनका तो पोस्चर मैंने खुद देखा है पैर मेरी दबा के फैमिली चलेंगे। में। हाँ, पैर दबा लिंपिंग के करते हैं, इवन वो यहाँ खूब से निकल भी जाती खूब है। निकल गया क्योंकि उनके घुटने खराब थे। हाँ। तो वो भी काफ़ी महीने उन्होंने निकाल दिए, आई गेस 1-2 साल निकाल दिए कि नहीं मुझे नहीं चेंज करवाने, उसके बाद कॉम्प्लिकेशंस आ जाएंगी। फाइनली उन्होंने चेंज करवाया। तो अब मैम देखिए प्रॉब्लम थी कि वो उनको चलने में भी दिक्कत हो रही है, दर्द हो रहा है, पोस्चर खराब हो रहा है, सारा कुछ था। अब जैसे मैंने बताया कि ग्रेड 4 ऑस्टियोआर्थराइटिस है, मतलब एडवांस स्टेज है घुटने की, है ना, उसमें दर्द नहीं दिख रहा। हाँ, ऐसे पर भी अगर दर्द दिख रहा हो तो फिर? पर ऐसे भी केसेस है जिनका बिल्कुल मामूली से बदलाव दिखता है एक्सरे में और उनको दर्द भयानक हो रहा है, तेज दर्द हो रहा है। फिर? ठीक है, अब हमें यहाँ समझना है कि दर्द अल्टीमेटली आपका इंडिकेशन नहीं है सर्जरी का। राइट। एक्सरे में जो आपके चेंजेस दिख रहे हैं वो अल्टीमेटली आपका इंडिकेशन नहीं है सर्जरी का। नी पेन आप, अच्छा मुझे एक बात बताइए, जब आप हेल्दी नी की चलिए हम बात करते हैं, जो जिसमें भी कोई तकलीफ नहीं है, उसकी हम केयर कैसे करते हैं? नॉर्मली हम कहते हैं कि वजन ठीक रखो, एक्टिविटी रखो, मूवमेंट करो, एक्सरसाइजेस नी की करो, एक्सरसाइज नी एक्सरसाइजेस करो, क्योंकि नी की मूवमेंट, मैं कहती हूँ मोशन इज लोशन। ठीक है, जितना आप मोशन करेंगे लोशन होगा, पर मोशन की भी तरीके हैं। ऐसा नहीं कि हम ओवरडू कर रहे हैं, ज़्यादा एक्सरसाइज, ज़्यादा रनिंग, ज़्यादा वॉकिंग कर रहे हैं, उसकी भी एक लिमिटेशन से तरीका है उसको संभालने का। हमने हेल्दी नी को ऐसे संभाला। अब मैं यहाँ पे आपको छोटा सा एग्जांपल दूंगी। मान लीजिए पेट खराब, पेट को नॉर्मली आप अपनी हेल्थ को बनाए रखने के लिए अच्छा खाना खाते हैं, पेट की भी स्ट्रेंथ, अच्छी इम्यूनिटी बनी रहे तो आप हेल्दी फूड खाते हैं। जब पेट में कोई तकलीफ आ गई, कोई बीमारी हो गई, तो उस टाइम के लिए हम उसका इलाज करते हैं, ये तो ना हम पेट बदल देते हैं। हम इलाज करते हैं, उसके बाद फिर अगेन उसको हेल्दी फूड से स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। वो हो सकता है धीरे धीरे आपने सूप दलिया खिचड़ी शुरू किया, फिर धीरे धीरे आप फ्रूट्स पे आए, फिर फूड पे आए, स्टेप बाय स्टेप, और नॉर्मल ईटिंग पे आ गया। सिमिलरली नी पेन से घबराना थोड़ी ना है। नी पेन की एक स्टेज आई है, जिस तरह से हम हेल्दी नी को प्रोटेक्ट करते हैं वैसे ही हम डिसीज नी को उस पर काम करेंगे। बस यहाँ पे आपको एक फिजियोथेरेपिस्ट के सुपरविजन में अपने हेल्प लेके उसको ठीक करना है और फिर आप उसको मेंटेन करिए। आपका घुटना आपके जीवन भर आपके साथ रहेगा। क्योंकि मैं हमेशा एक बात बोलती हूँ, नथिंग कैन मैच ओरिजिनल। ये ध्यान रखिएगा, जो ओरिजिनल नहीं है वो ओरिजिनल है। चाहे कितनी एडवांसेस आ जाए साइंस में, लेकिन कोई भी चीज़ बिल्कुल ओरिजिनल के एट पार नहीं हो सकती। सो घुटने बदलवाने से बचा जा सकता है। बिल्कुल। अच्छा, एक तरफ दर्द है और एक कट-कट की आवाज़ आना। कई बार दर्द नहीं होता, सिर्फ घुटनों से कट-कट की आवाज़ आ रही होती, वो क्यों होती है? उससे भी डर लगता है कि आगे क्या ये खराब होने की दिशा में हमारे घुटने आगे बढ़ रहे हैं? जब कोई तकलीफ होती है तो उसके सिम्टम्स आते हैं। तो कट-कट आवाज़ एक सिम्टम है कि हमारे जॉइंट का डिजेनरेशन स्टार्ट हो रहा है या उसका घिसाव स्टार्ट हो रहा है। अब ये एडवांस स्टेज पे भी कट-कट हो सकता है, अर्ली स्टेज पे भी कट-कट हो सकता है, बट ये अलार्म है कि अब हमें अलर्ट हो जाना है कि हमने अब घुटने की एक्स्ट्रा केयर करनी है। तो उससे घबराना नहीं है, वो अलार्म है आपके लिए।
मान लीजिए कई बार अपन वायरल बुखार देखते हैं तो उससे पहले पेशेंट कई बार कहते हैं मुझे कमज़ोरी सी लग रही थी, ठीक नहीं लग रहा था, कल मन नहीं लग रहा था, सिर दर्द हो रहा था, या हल्का हल्का सा बस थकावट लग रही थी, और अगले दिन देखा तो बुखार पूरा सर चढ़ गया, पूरा परेशान कर रहा है। तो घुटना इतना प्यारा जॉइंट है, आपको हमेशा सिग्नल देगा खराब होने से पहले, पर शर्त है आप उस सिग्नल को सुनिए तो सही, समझिए तो सही, और वो सिग्नल से घबराना नहीं है, ठीक है। हमें उसके लिए प्रोटेक्शन के बारे में सोचना है कि हमें सिग्नल, तो कड़कड़ आवाज़ आना सिग्नल है। मैं हमेशा कहती हूँ करना क्या चाहिए अगर घुटनों से कटकट की आवाज़ आती है तो? पहले तो ये बात हमें समझना है कि कटकट सिग्नल है, पेन हमारा फ्रेंड है, दुश्मन नहीं है। पेन आपको अलार्म दे रहा है कि अब इसे ठीक करना है, ठीक है। तीसरी बात हमने सोचना है कि जो ये घुटना खराब हो रहा है ये हमेशा नीचे नहीं जाएगा। लोग सोचते हैं डाउनवर्ड ट्रैजेक्टरी है, मतलब ये तो बस अब तो इसका गया या आप ये धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते और खराब ही होना है, रिवर्स नहीं होगा, ये लोगों को लगता है। जो डैमेज हो गया उसको तो हम रिवर्स नहीं कर सकते, पर ये फर्दर डैमेज ही होता जाएगा, ये गलत धारणा है। उसी स्टेज पर हम रोक सकते हैं या उसकी फर्दर जो प्रोग्रेस है उसको हम स्लो डाउन कर सकते हैं, तो ऑटोमेटिकली उसकी लाइफ बढ़ गई, है ना। अब इसके इलाज में जो मोस्ट कॉमन सबसे पहली चीज़ मैं लोगों को देखती हूँ कि वो एक रेस्ट प्रेफर करते हैं, जो होम रेमेडी शुरू होती है। वो अपने आसपास एक इकोसिस्टम बना लेते हैं कि अब मैं सीढ़ियाँ नहीं चढ़ूंगी, अब मैं नीचे नहीं बैठूंगी, मैं वो कोई काम नहीं करूंगी जिससे मेरा दर्द बढ़ जाता है। हाँ। ठीक बात है, आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, लेकिन उस लिमिटेशन ऑफ मूवमेंट को जितना आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, मतलब जितना ज़्यादा आप वो अपने आसपास एनवायरनमेंट बनाएंगे या अपने आपका वो आप क्या कहते हैं कि सिस्टम बना लेंगे कि मैं नहीं करने से वो उसका इलाज होगा, नहीं, वो उसको वर्सन कर देगा। कुछ दिनों के लिए पेट दुख रहा है, खाना नहीं खाया तो समझ आता है ना। अगर आप बहुत दिनों तक खाना नहीं खाएंगे क्योंकि पेट दुखता है तो नुकसान है ये। ट्रू। सिमिलरली मूवमेंट, एक्सरसाइजेस घुटने की लाइफ है, फूड है, उसका खुराक है, न्यूट्रिशन है। मैं कहती हूँ मूवमेंट का इलाज मूवमेंट है, मूवमेंट का इलाज गोलियाँ नहीं है, ये बात आपने समझनी है। अब सेकंड आता है कि रेस्ट की कितनी डिग्री होनी चाहिए। आपने एक हमेशा पेन स्कोर जो होता है 0 से 10 में हमेशा बताती हूँ, 0 कोई दर्द नहीं है, 3-4 हल्का दर्द है, 5-6 मीडियम है, 6-7 है कि अब मुझे गोली चाहिए, 8-9 मुझे गोली से आराम नहीं आ रहा। तो अगर आप 3-4 के जोन में हैं तो आप एक्सरसाइजेस के लिए एलिजिबल हैं, मूवमेंट के लिए एलिजिबल हैं। कैसे करनी, कितनी प्रोटेक्शन में करनी, मैं उस पर आऊँगी अभी। पर अगर आप 5-6 या 6-7 के लेवल पे तो आपको एक्सपर्ट की हेल्प लेनी पड़ेगी। उसमें आपकी ट्रीटमेंट्स होंगी, उसमें रिहैबिलिटेशन होगा, जिसके थ्रू आप वापस अपने मूवमेंट पे आ सकते हैं। पर बहुत लंबे समय तक सीढ़ियाँ नहीं चढ़ना, नीचे नहीं बैठना, आलती पालती नहीं बनाना या फिर एक्सर्शन नहीं करना, अवॉइडिंग अ प्रॉब्लम इज़ नेवर अ सोल्यूशन, ध्यान रखिएगा। तो वो आप जो कर रहे हैं, अब मैंने कई बार देखा है जब यंग बच्चे अपने पेरेंट्स को लेके आते हैं घुटने दर्द के लिए, तो पेरेंट्स मुझे पहले बताएंगे हमसे चढ़ा नहीं जाता, ये नहीं होता जी, वो नहीं होता जी। तो बच्चे एकदम बीच में बोलेंगे मैंने तो कई बार मम्मी पापा को समझाया सीढ़ियाँ मत चढ़ो। मैं तो बोले आपने काम करके क्या करना है, हम हेल्पर दे देते हैं, आप ऊपर क्यों रहते हो, ग्राउंड फ्लोर पे शिफ्ट हो जाओ, आपको ड्राइवर लगा देते हैं, आपने क्यों ड्राइव करना है, अब आपको इतनी मेहनत की क्या ज़रूरत है, अब आप एंजॉय करो। जब आप ये एडवाइसेस देते हैं आप अपने पेरेंट्स की लाइफ को और नुकसान पहुँचा रहे हैं। हमने उनकी मूवमेंट कॉम्प्रोमाइज़ में ये समझना है कि हम उनकी मूवमेंट बढ़ाए कैसे हैं। ये ओल्ड एज फैक्ट ना, कई सदियों से हम लोग कहते हैं जितनी एजिंग होती जाती है बंदे का एक्टिव होना उतना जरूरी है। हाँ, आप जितने इनएक्टिव हो जितना मूवमेंट आप करते हैं उतने आपके मसल्स एंड बिल्कुल सब चलते हैं। एक्टिव सब कुछ आ गया ना उसमें। एक्टिव में आपकी आ गई सोशल लाइफ, आपकी आ गई पर्सनल लाइफ, आपकी आ गई मेंटल लाइफ, हर तरीके की जितनी आप एक्टिविटी रखेंगे, चाहे वो ब्रेन एक्सरसाइज हो, फिजिकल एक्सरसाइज हो, मूवमेंट हो, घर के काम हो, उतना बढ़िया शरीर रहेगा। और वो डिमांड एजिंग के साथ बढ़ जाती है देन यंगस्टर्स। हाँ, बस थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ता है और सही डायरेक्शन में जाना है हमने, ठीक है। तो मूवमेंट इज मोशन इज लोशन, मूवमेंट का इलाज मूवमेंट की गोलियां नहीं है। तो अगेन चलो पेशेंट ने सबसे पहले रेस्ट किया, ठीक है, 1-2-3 दिन 4 दिन तक रेस्ट करना, ठीक है। उसके बियॉन्ड आपको बार बार रेस्ट की ज़रूरत पड़ रही है तो आपने फिर अपने एक्सपर्ट को मिलना है। दूसरा कॉमन लोग करते हैं एक नी कैप पहन लेते हैं। तो नी कैप भी अगेन उसकी एक लिमिटेशन है, हर बार आप नी कैप पहन के वॉक करेंगे तो नुकसान करेगा घुटने को, क्योंकि नी कैप से घुटना भार लेने की आदत से हट जाएगा, आपकी मसल्स का लॉस होना शुरू हो जाएगा अगर आप ज़्यादा नी कैप का यूज़ करते हैं। तो ये बहुत ट्रेडिशनल कन्वेंशनल अप्रोच है जहाँ नी कैप को यूज़ किया जाता है नी पेन से बचने के लिए। हाँ, नी कैप कोई आपका फ्रैक्चर है या कोई आपका सर्जरी के बाद की केस है, ब्रेसेस सपोर्ट है, वहाँ वो स्टिल समझ आती है। बट फॉर रेगुलर नी पेन्स के लिए नी कैप नुकसान करेगा, फ़ायदा नहीं अगर आपने ज़्यादा ही यूज़ किया तो।
फिर तीसरी आती है, अक्सर लोग मुझे कहते हैं हमने इंजेक्शंस लगवाए हैं या इंजेक्शन लगवाना चाहते हैं। इंजेक्शंस परमानेंट इलाज नहीं है। इंजेक्शंस की ऐसी कोई स्टडी नहीं है जो कहती है कि आपका जो अक्यूट जो अभी पेन हो रहा है वो क्रॉनिक पेन में नहीं कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो वो स्टेरॉइड के इंजेक्शंस भी हो सकते हैं। कई बार मैं सुनती हूँ किसी पेशेंट से हमने ग्रीस बढ़ाने के लिए इंजेक्शंस लगाए, तो वो आपका एक टेम्परेरी इलाज है, वो लंबा इलाज, प्रॉमिसिंग इलाज नहीं है। फिर तीसरा, अक्सर मैं पेशेंट से सुनती हूँ कि जी हमने काफ़ी कैल्शियम विटामिन डी सपोर्ट लिया और हम ये अच्छी क्या बोलते हैं डाइट मैनेजमेंट कर रहे हैं, वेट लॉस कर रहे हैं। अच्छी बात है आप कर रहे हैं, लेकिन वेट लॉस अकेले आपके नी पेन से आपको बाहर नहीं निकालेगा। घुटना जब हम अगर बहुत ज़्यादा भार उठाएंगे तो ऑफकोर्स जो एक तो होता है हेल्दी नी, वो बीमार होगा, और जो घिसा हुआ नी है वो तो और जल्दी वीक पड़ेगा अगर उस पर वेट ज़्यादा है। तो वेट लॉस करना एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है आपके नी पेन के ट्रीटमेंट के लिए, बट सिर्फ वेट लॉस पर डिपेंडेंट रहना सफिशिएंट नहीं है। अब एक और चीज़ मैंने देखा है, जब कैल्शियम विटामिन डी की बात आती है तो कैल्शियम विटामिन डी जब भी आपका जाएगा वो आपकी हड्डी में जाएगा, वो आपकी जो मूवमेंट है उसको भी सपोर्ट करता है, उसके मेटाबॉलिज्म में सपोर्ट करता है। लेकिन जो अल्टीमेटली आपकी मूवमेंट है वो सिर्फ कैल्शियम विटामिन डी खाने से नहीं आ सकती। जब इसके अंदर अलाइनमेंट ठीक होगी, जो घुटने के ऊपर घुटने का भार पड़ रहा है वो तरीके से आएगा। ठीक इस घुटने की डिज़ाइनिंग हो रखी है, अंदर की तरफ 60% भार आएगा, भार मतलब ये घुटने का अंदर का साइड है बाहर का है, तो अंदर 60% भार आएगा, बाहर 40% आएगा। अगर ये अलाइनमेंट ठीक है और बराबर ये फोर्सेस ऊपर से नीचे ठीक आ रहे हैं, घुटने की लाइफ ठीक है। सो अल्टीमेटली आप जो एक जो उसका जो चलने का ढंग है, कई बार हम गलत तरीके से चलते हैं, उसकी वजह से भी घुटनों में दर्द होता है। बिल्कुल मिनटों से, बिल्कुल क्योंकि हो सकता है भार जो है वो गलत जगह पर पड़ रहा है। और अक्सर जिन पेशेंट्स को पेन होता है मैम, वो गलत तरीके से ही चलते हैं। आप देखिए पैर दबा के चलेंगे, ऊपर नीचे चलेंगे, एक डक गेट बोलते हैं, बॉटलिंग गेट बोलते हैं, पैर चौड़ा करके चलेंगे या बच के चलेंगे, कई बार उनके बैलेंस इश्यूज हो जाते हैं। अगर आपके ऊपर से जो प्रोग्रामिंग नेचुरली हुई हुई है कि इतना भार इस पे आना चाहिए, इतना भार, ये मैकेनिक्स है सारी, ठीक है, ये कह लो घुटने की फिजिक्स है सारी, अगर उसके मुताबिक भार नहीं आएगा तो वो बॉडी के लिए ट्रॉमा है। तो फिर ऑटोमेटिकली आपकी मसल्स इन्फ्लेम भी होगी, ऑटोमेटिकली उसमें सूजन भी बनेगी, नीचे भी उसके रैंडम फोर्सेस जाएंगे, फिर उसका जो रिवर्स आएगा इफेक्ट वो घुटने को और डैमेज करेगा। तो अल्टीमेटली पेन आपके फोर्सेस को लेने में मुश्किल करेगा। अब इस फोर्सेस की वजह से उसकी अलाइनमेंट बिगड़ती है। तो हमारे पास एक बहुत अच्छा ये एडवांस टूल है फिजियो में, जहाँ पे हम लोग मैनुअल थेरेपी के थ्रू इसमें कुछ एडवांस टेक्निक्स यूज़ की जाती है, हैंड्स ऑन ट्रीटमेंट होता है, जिससे आप अलाइनमेंट ठीक करिए। अलाइनमेंट आपका फिजियो ने आपके ठीक किया, एक स्पेशलिटी होती है फिजियो की, सुपर स्पेशलाइजेशन है। आपने अलाइनमेंट ठीक करी तो उसमें आपकी एक्सरसाइज के बेनिफिट्स आपको ज़्यादा मिलेंगे, आपकी जो घुटने का घिसाव का जो स्पीड है वो स्लो डाउन हो जाएगा। तो अल्टीमेटली आपका नी आपके पास है। इसलिए पेट दर्द से बाहर निकले तो हेल्दी खाना अच्छा लग रहा है, वो सूट कर रहा है। अब नी घुटने बदलवाने की सर्जरी से कैसे बचे? ट्रीटमेंट सबसे पहले लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, जिसमें हमने कहा कि एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल से हमने एक नॉर्मल हेल्दी रूटीन में आना है। हर आधे घंटे में आपने पोजीशन चेंज करना है। अगर आप बैठे हैं तो 5-10 मिनट के लिए खड़े हो जाएं या चल लें। अगर आपको लंबा बैठने का काम है फिर वापस आके बैठ जाएं। ऐसी हाउसेस हैं, दे आर लाइक कॉन्स्टेंटली स्टैंडिंग, खड़े होते हैं किचन में या घर के काम देख रेख करने में। और मैंने अक्सर हाउसेस को देखा है कि सुबह का टाइम उनका बहुत क्रूशियल होता है। किचन में खड़ी हैं 2 घंटे, अगर 6-7 बजे उठे तो 12-1 बजे तक नॉन स्टॉप काम चल रहा है। तो आप अपने दिन पूरे दिन के काम को ऐसे डिवाइडेड रखें कि कुछ सुबह, कुछ दोपहर, कुछ शाम के काम पे करिए। अगर एक वर्किंग वुमेन है, आप उनसे कंपेयर करिए, वो सारा काम सुबह नहीं निपटा लेते हैं, उनके ड्यूटी आवर्स होते हैं 9 से 5 या 9 से 6, तो वो सारा दिन काम करती होती हैं। पर हाउस वाइफ की टेंडेंसी होती है सुबह काम निपटा लिया, बस वो ख़त्म हो जाए ताकि मेरी दोपहर शाम ईजी हो या मैं अपनी फैमिली को टाइम दे सकूँ। आप डिवाइडेड रखें, जितना आप बांट के काम दिन में चलेंगे उतना एग्जर्शन से बचेंगे। दूसरी चीज़, अगर आप घर के काम करते हैं तो भी एक्सरसाइज ज़रूरी है, और अगर आप सिर्फ एक्सरसाइज करते हैं तो घर के काम भी करना ज़रूरी है। दोनों अपना अपना रोल। हमने पहले भी काफ़ी सारे वीडियोस में बात की है, और हमने इस पे आपके साथ एक अलग वीडियो बनाया है कि मैं तो घर के सारे काम करती, मैं क्यों एक्सरसाइज करूं। पर उसमें आपने क्लियरली बताया कि एक्सरसाइज क्यों ज़रूरी है। दोनों ज़रूरी है, एक्सरसाइज भी और घर के काम भी। मतलब आप खुद उठ के अपने पानी लेना है, कुकिंग है, थोड़ी कुकिंग करें, थोड़े मैं कहती हूँ कि आप फ्लोर एक्टिविटीज़ करें जो घर की केयर देख रेख की होती है। हर चीज़ का वर्टिकल, जैसे मैंने बताया ना रेफर्ड पेन ऊपर से आ रहा है स्पाइन का, तो क्योंकि जो रेफर्ड पेन होते हैं घुटने के अंदर वो अक्सर शुरू की सिचुएशन में नहीं पता पड़ेंगे, वो अक्सर तब हाईलाइट होते हैं जब मामला ज़्यादा बिगड़ जाए। ठीक है, तो अगर हम शुरू में ही बचा लें तो पोस्चर चेंज करना हर आधे घंटे में एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। दूसरा, वज़न बढ़ने ना दें,
अगर वज़न बढ़ गया है तो उसमें अक्सर पेशेंट मुझे कहते हैं मैंने एक्सरसाइज नहीं करी ना इसलिए मेरा वज़न बढ़ गया। ये बात समझने वाली है कि डाइट का 80% रोल है आपके वेट मैनेजमेंट में, एक्सरसाइजेस का 20% रोल है। तो अगर मान लीजिए आप घुटने के दर्द से ग्रस्त हैं, ओवरवेट हैं, तो आप अपने पेन पे पहले फोकस करें। पेन को कम करने के लिए आपने एक्सपर्ट से मिला, आपने अलाइनमेंट्स करेक्शन करी और फिर धीरे धीरे अपने वेट रिडक्शन शेड्यूल में आए, ताकि आपको, अक्सर मैंने देखा है लोग क्या करते हैं पेन्स में ओवर ईटिंग करते हैं, क्रेविंग होती है कि हमें कुछ तो बेटर लगे क्योंकि फूड हमारे इंडिया में थोड़ा इजी रिसोर्स है एंटरटेनमेंट का, वहाँ पे भी ओवर ईटिंग हो जाती है। तो आप पेन से बाहर आएंगे तो क्रेविंग ऑटोमेटिकली कम होगी। पेन किलर्स की अगर आपकी तादाद मतलब कंजम्पशन कम होगा तो ऑटोमेटिकली आपको वेट रिडक्शन आसान हो जाएगा, क्योंकि पेन किलर्स भी कुछ हद तक आपकी वेट रिडक्शन को इंटरफियर करते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है आपने एक्टिव रहना है ना। अब एक्टिव किसी भी फॉर्म में आप रह सकते हैं, आप फ़ोन पे बात करें, चल के बात करें, आप अगर आपकी कोई ऐसा टास्क है जिसमें आपकी इन्वॉल्वमेंट स्क्रीन पे नहीं है, उसमें मूवमेंट्स करते करते कर सकते हैं आप। उसके अलावा आप इम्पॉर्टेंट एलिमेंट एक्सरसाइज का और मूवमेंट का। तो एक्सरसाइज में एक्सरसाइज, वॉक, हर चीज़ का एक अपना रोल है। कोई भी एक्सरसाइज, जैसे कई बार पेशेंट मुझे कहते हैं मैं सिर्फ योगा करती हूँ, आई एम हैप्पी, कोई कहता है मैं जिम कर रहा हूँ हैप्पी, कोई कहता है एरोबिक्स कर रहा हूँ हैप्पी। नहीं, जैसे खाने की एक बैलेंस प्लेट होती है, उसमें सभी तरीके के एक्सरसाइज का एलिमेंट डलेगा। वो आपके एक्सपर्ट आपको ज़्यादा अच्छा बता सकते हैं, जो आपकी जीवन शैली को देख के कि आपके लिए क्या बेटर है। बट एक्सरसाइज इज़ द बेस्ट टूल, इट कैन रिवर्स योर सिम्टम्स और आप अच्छे से अपने इवन डैमेज नी के साथ भी भले चंगे आप रह सकते हैं। तो ये मतलब सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। कईयों को धारणा होती है चलो आज हम बचा लेंगे, बाद में तो ज़रूरत पड़ेगी ना नी सर्जरी की। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आज आपने ठीक तरीके से अपने नी पे काम किया तो आपको कभी भी नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत ना पड़े, ये ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है। पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल। और घुटनों में अगर दर्द हो तो भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। ये हमने आपके साथ एक वीडियो बनाया है अलग से, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है कि घुटनों में दर्द है या अर्थराइटिस है घुटनों में, तो उस स्थिति में कौन सी एक्सरसाइज करें। तो वो एक्सरसाइज आप अपने घुटने बचाने के लिए भी कर सकते हैं, है ना। पर वो एक्सरसाइज आपके लिए इफेक्टिव नहीं हो रही है या हो रही है, आपको लग रही है नहीं लग रही है और उसमें आपको करने के बाद आराम नहीं आ रहा है, तो अपने एक्सपर्ट से मिलिए, आप एलिजिबल हो जाए एक्सरसाइज करने के लिए। अगर खाना खाने से पेट दर्द ठीक नहीं हो रहा तो हम डॉक्टर की मदद लेके पेट दर्द ठीक करते फिर खाना शुरू करते ना, इधर ना खाना छोड़ देते हैं। अगर एक्सरसाइज करने से आपको फायदा नहीं मिल रहा, अपने एक्सपर्ट से, जो मैंने बताई आपको स्पेशलिटी, जहाँ अलाइनमेंट करेक्शन इज द मेन रीज़न, क्योंकि अलाइनमेंट करेक्शन आज भी इसके एक्सपर्ट्स कम है, इसके बारे में कम बात होती है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है आपको नी सर्जरी से बचाने के लिए। आपके नी की अलाइनमेंट, जो अलाइनमेंट को क्या हम बोलेंगे हिंदी में, अगर हम इसको समझा सकें, पोजीशनिंग होती है, पोजीशन होती है कि वो ठीक है या नहीं ठीक है, वो ठीक होना ज़रूरी है और आप उसमें एक्सपर्ट हैं अलाइनमेंट ठीक करने में। अलाइनमेंट ठीक हो जाए अगर नी की और तब आप एक्सरसाइज करते तो आपके घुटने आप बदलवाने से बच सकते। मैं ये कह सकती हूँ कि नी अलाइनमेंट चाबी है, मेन चाबी है, जिससे आप मैक्सिमम नी सर्जरीज को अवॉइड कर सकते हैं। पर अलाइनमेंट आपके पास कोई आते हैं, आपको पता कैसे चलता है कि अलाइनमेंट ख़राब है? मैम उसमें असेसमेंट्स होते हैं, प्रॉपर घंटा उसके वैल्यूएशन लग जाता है पेशेंट का करने में, चल के देखने में काफ़ी एलिमेंट्स होते हैं। उनका बैठने का तरीका, चलने का तरीका, जब वो लेटते हैं आप देखोगे, लेटेंगे तो उनका टांग जब बाहर नहीं पड़ रहा है तो टांग बाहर गिरती है, सीधी नहीं पड़ी होती है। वो अक्सर पैर को ऐसे ना रख के वो इस तरह से पैर रखने में कंफर्टेबल होते हैं। तो दीज आर ऑल्सो हाई इंडिकेटर्स कि जहाँ पे उनका रेफर्ड पेन्स आ रहे हैं। तो ऐसे उसमें काफ़ी सारे टूल्स होते हैं जिसमें एग्जामिन करके समझा जा सकता है कि अलाइनमेंट कितनी ख़राब है, कितनी ठीक हो सकती है, और ठीक करने के बाद आपको कितना इससे फ़ायदा मिलेगा, जिससे आप सोच सकते हैं कि शायद नी सर्जरी की मुझे ज़रूरत ना पड़े। नी अलाइनमेंट करेक्शन एक अलग टॉपिक है, नी अलाइनमेंट को मेंटेन करना एक अलग टॉपिक है। नी अलाइनमेंट करेक्शन आपके एक्सपर्ट ही कर सकते हैं, आप खुद से नहीं कर पाएंगे, ध्यान रखिएगा। और नी अलाइनमेंट करेक्शन के बाद उसको मेंटेन आप कर सकते हैं, जिसमें एक्सरसाइजेस आपकी मांसपेशियाँ, लिगामेंट्स, जो स्ट्रक्चर्स नी को अपनी जगह पे रखते हैं ना, उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आपको आपके एक्सपर्ट्स, फिजियोथेरेपिस्ट आपको कुछ होमवर्क देंगे, एक्सरसाइजेस देंगे, जिसको अपने घर पे करना है, जिससे आप उसको मेंटेन करेंगे। पर करेक्शन हमेशा एक्सपर्ट के थ्रू आएगी, आप खुद नहीं कर सकते एक्सपर्ट। राइट, थैंक यू सो मच फॉर दिस इन्फॉर्मेशन। मुझे लगता है आप में से बहुत लोगों के जो मन में सवाल होंगे कि घुटने बदलवाना क्यों ज़रूरी है और क्या इसका कोई और इलाज है कि हम घुटने बदलवाने से बच सकें। आपको अपने सवालों का जवाब मिल गया होगा। घुटनों में दर्द हो या घुटनों में अर्थराइटिस है, उसके लिए क्या एक्सरसाइज करें,
डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप उसे ज़रूर देखिएगा क्योंकि वो एक्सरसाइज भी बहुत ज़रूरी है।